प्राचीन भारत में ब्रेन मैपिंग जैसी तकनीक थी? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन यह किसी रहस्य से कम नहीं है। क्या प्राचीन भारत में भी ऐसी तकनीक मौजूद थी जो आज हम ब्रेन मैपिंग के रूप में जानते हैं? आज हम जानेंगे कि क्या हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, मानसिक स्थिति और दिमागी ताकत को समझने की कोशिश की थी। क्या हमारे वेद उपनिषद और योग शास्त्रों में मस्तिष्क और मस्तिष्क के कार्यों की कोई वैज्ञानिक व्याख्या दी गई थी? आइए पहले जान लेते हैं कि ब्रेन मैपिंग क्या है। ब्रेन मैपिंग एक आधुनिक तकनीक है जिसे न्यूरोसाइंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए हम दिमाग के विभिन्न हिस्सों के कार्य, उनकी संरचना और उनके बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरणों की मदद से हम यह पता कर सकते हैं कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से किस तरह की सोच, कार्य और भावनाओं से जुड़े हैं। अब अगर हम प्राचीन भारत की ओर देखें तो हम पाते हैं कि वेद, उपनिषद और पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद और योग मानसिक स्थिति और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बहुत अच्छे से समझते थी। वेदों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को जोड़कर देखा गया है। यजुर्वेद में मानसिक स्थिति को शरीर के शारीरिक कार्यों से जोड़कर बताया गया है और एक व्यक्ति के मानसिक संतुलन को उसके शारीरिक संतुलन से जुड़ा हुआ माना गया है। इसके अलावा उपनिषदों में ब्रह्मा और आत्मा के संबंध में कई बातें कही गई हैं जो आज की कॉन्शियस से जुड़ी है। योग शास्त्रों में मानसिक संतुलन और आत्म साक्षात्कार के लिए मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने की बात की गई है। पतंजलि के योग सूत्र में चित्त यानी मस्तिष्क के 5 प्रकार बताए गए हैं। वो है क्लिष्ट, अक्लिष्ट, चंचल और स्थिर। इनका उद्देश्य मानसिक स्थिति की गहरी समझ और उसे नियंत्रित करना है। यह अभ्यास आज के ब्रेन मैपिंग के विचार से जुड़ा प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क की गतिविधियों और मानसिक स्थिति को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों ने मस्तिष्क और उसके कार्यों को बिना आधुनिक विज्ञान के कैसे समझा होगा? वेदों और उपनिषदों में आत्मा और चित्त की संरचना को लेकर गहरी बातें की गई हैं। आयुर्वेद में भी मस्तिष्क के वेदों और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। आयुर्वेद के मस्तिष्क को शरीर का मुख्य केंद्र माना गया है और इसका प्रभाव पूरे शरीर की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। नाड़ी प्रणाली का विज्ञान और मस्तिष्क। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में नाड़ी और मस्तिष्क का गहरा संबंध बताया गया है। नाड़ी प्रणाली के माध्यम से मस्तिष्क को नियंत्रित किया जाता है और शारीरिक कार्यों को सुव्यवस्थित किया जाता है। आज की मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और नाड़ी प्रणाली के बीच संबंध कुछ समानताएं दिखता है। क्या यह भारतीय चिकित्सा का ब्रेन मैपिंग था? चक्र और मानसिक स्थिति। योग में चक्र की अवधारणा है जो शरीर के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों से संबंधित है। इन चक्रों को मस्तिष्क और मानसिक कार्यों से जोड़कर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मणिपुर चक्र मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति से जुड़ा होता है, जबकि आज की ब्रेन मैपिंग में भी यह क्षेत्र दिमाग की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारे प्राचीन संत, वैज्ञानिक, चिकित्सीय विशेषज्ञों के पास कोई तकनीकी प्रणाली थी जो आज की ब्रेन मैपिंग जैसी कार्यप्रणाली को दर्शाती हो? हालांकि उस समय तकनीकी उपकरण नहीं था, लेकिन योग, प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां और ध्यान से हमें मस्तिष्क के कार्यों को समझने के तरीके मिले थे। यह प्रणाली आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के रूप में कार्य करती थी, जो मस्तिष्क के कार्यों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की दिशा में एक कदम था। तो क्या प्राचीन भारत में ब्रेन मैपिंग जैसी तकनीक थी? उत्तर है हाँ। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि प्राचीन ऋषि मुनि मस्तिष्क और मानसिक स्थिति को एक गहरे स्तर पर समझते थे। आज का वैज्ञानिक ज्ञान और प्राचीन शास्त्रों का गहरा संबंध हमें यह बताता है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है, और यही बात हमारे वेद और उपनिषदों में भी कही गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी? अगर पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।